अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अब तक की अहम खबरें। इमरान खान से मुलाकात के अब दरवाजे खुल गए हैं और फोकल पर्सन एक बना दिया गया है। इस पर तफसील से हम बात करेंगे और फिर ऑडियो लीक्स में हैकर पकड़ा गया, ये कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अपसेट और जेलर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई और शरीफ जूनियर्स का यू टर्न और पाकिस्तानी शरीफों की कहानी भी आपको सुनाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम केस आज पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत था, 5 रुकनी बेंच जिस पर समाअत कर रहा था, उसमें जो दलाइल दिए गए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की तरफ से कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये हक है और उन्हें किसी सूरत भी इस हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। दलाइल क्या थे जी उनके? इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया, पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला देकर बल्ला वापस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देकर निशान जो है वो वापस ले लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 226 में से 78 नशिस्तों की हकदार है, ये कहना है अली ज़फ़र का। व्यूअर्स, फिर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी सीटें एक तरफ करके बाकी सियासी जमातों को दे दी। इन 78 नशिस्तों का हम फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन को 6 दरखास्तें मौसूल हुई, यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें चली गई कि जनाब ये हक जो है ना हमें दे दिया जाए और ये हक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नहीं है। फिर वो ये भी कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रजिस्टर्ड पार्टी है और इसका इंतखाबी निशान भी है, लेकिन इलेक्शन में हिस्सा ना लेना इतनी बड़ी बात नहीं थी। बाज़ औक़ात सियासी जमातें इंतखाबात से बाइकआउट कर सकती हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक सियासी जमात है, लिहाजा उनका मैंडेट उनके हवाले किया जाए और मखसूस नशिस्तें उन्हें अलॉट की जाएं। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं सियासी जमात हूं तो मेरी बुनियादी आइनी हकूक़ क्या हैं। आर्टिकल 17 के तहत मेरे कई बुनियादी हकूक़ बनते हैं। यहाँ लोगों ने पार्टी को वोट दिया, इनफरादी तौर पर वोट नहीं दिया गया, यानी ये वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। निशानात मुख्तलिफ थे लेकिन इमरान खान के नाम पर यह वोट पड़ा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का जी जिक्र हुआ, पार्टी ने पहले लिस्ट नहीं दी और उनको नशिस्तें दे दी गई क्योंकि बाप का ज़्यादा हक होता है कि इसलिए उन्हें ये नशिस्तें मिल गई। और व्यूअर्स, इस मौके पर अदालत में कहके लग गए और फिर अली ज़फ़र ने यह कहा कि चलें हमें बच्चा समझ कर ही ये नशिस्तें जो है हमारे हवाले कर दी जाएं। फिर वो ये भी कहते हैं कि आप आइन की ऐसी तशरीह करें कि ये खिला पुर हो सके। पार्लियामेंट जिसका ये काम है, आप लिस्ट दोबारा नहीं दे सकते, ये दूसरा शेड्यूल भी जारी कर सकते हैं। जनरल इलेक्शन का भी उन्होंने दूसरा शेड्यूल जो है वो जारी किया। व्यूअर्स, अली ज़फ़र जो दलाइल दे रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि लिस्ट कब देनी है और दूसरी लिस्ट पर कोई पाबंदी नहीं कि आप नहीं दे सकते। आपको मैं ये भी बता दूं कि सेक्शन 104 क्या कहता है। उन्होंने बताया कि सेक्शन 104 के मुताबिक सियासी पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो वो लिस्ट देगी। इंसाफ बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास कवानीन का इख्तियार है। मखसूस नशिस्तों का भी इलेक्शन होता है और उसे भी आपने शफाफ बनाना है। आपने व्यूअर्स याद रखना है कि एक वो इलेक्शन जिस पर मैंडेट चोरी हुआ और अब मखसूस नशिस्तों के इंतखाब के ऊपर भी मैंडेट को चोरी किया गया। इस दलाइल की जो एपिसोड थी, इसके बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज किया और कुछ ही लम्हों के बाद बेंच दोबारा बैठता है और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्तें जो हैं वो खारिज कर दी। अदालत ने जो वन लाइनर जो ये फैसला मुख्तसर आया उसमें ये कहा कि मखसूस नशिस्तें तब दी जाती हैं जब कोई सीट जनरल सीट पर इलेक्शन कोई जमात जीती है। पाकिस्तान की ये जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने किसी भी जो जनरल सीट है इसमें इंतखाब जो है वो नहीं लड़ा, लिहाजा इनकी दरखास्तों को जो है वो खारिज कर दिया गया। व्यूअर्स, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्तों पर यह फैसला जो है वो सुनाया है। अच्छा, मैं अब आपके सामने ना कुछ इस फैसले के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पेशावर हाई कोर्ट पर तनकीद की जा रही है। आपको व्यूअर्स ये याद रखना है कि ये वही पेशावर हाई कोर्ट है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो दिया था और उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ओवरटर्न किया। व्यूअर्स, ये जो पेशावर हाई कोर्ट में एपिसोड हुआ, इसके साथ ना एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी कानूनी टीम ले डूबी है। 2 नुक्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बलियों में कुल 77 मखसूस नशिस्तों का टीका लग गया है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में एक ऐसी सियासी जमात का इंतखाब किया गया जिसने मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी तरजीही लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई। आप होमवर्क कर लेते, चेक करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया और उनके जो सरबराह थे उन्होंने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। नतीजा ये निकला कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक भी नशिस्त जो है वो इंतखाबात में नहीं मिली, जबकि इलेक्शन रूल्स के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसी सियासी जमात को मिल सकती हैं जिसने इंतखाबात में हिस्सा लिया हो। अगर कोई जमात इंतखाब में हिस्सा नहीं लेती तो वो भी जाकर कह सकती है कि जनाब हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अब सवाल ये है कि इन दोनों कानूनी नुकात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने गौर क्यों नहीं किया? कैसे एक सियासी जमात में ज़म होने का फैसला किया गया जिसने तरजीह फहरिस्त जो है वो जमा सिरे से करवाई नहीं थी और जो इंतखाबात भी नहीं लड़ती, लेकिन चूंकि शामिल हो गई, प्ली ये ली जा रही है क्योंकि लोग आ गए लिहाजा हमें नशिस्तें दी जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला की धड़ेबंदी का इस वक्त शिकार है और व्यूअर्स इसकी एक शक्ल में आपके सामने ही रख देता हूं कि इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ अपने कामयाब होने वाले आज़ाद अरकान की शमूलियत का मुआहदा किया और फिर बाद में वकला के धड़े के इस एहतजाज के बाद कि ये फैसला तब्दील कर दिया गया कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन एक मखसूस मजहबी ग्रुप की नुमाइंदगी करती है। हकीकत ये है कि MWM ने सिर्फ मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा रखी थी, बल्कि इसको इंतखाबात में कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर भी कामयाबी मिली। अगर ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का मामला जो है उस हद तक होता तो शायद अदालत एक लीनियंट व्यू रखती, लेकिन एक तरह से शमूलियत के फैसले पर यू टर्न का वकला के एक धड़े के इतराज़ से पूरी पार्टी को जो है वो नुकसान हुआ। मुआहिदा किया, साजिश हो गई। मैं तो इसे साजिश कहूँगा क्योंकि नुकसान पूरे पाकिस्तान को हो रहा है एक फ़ैसले से। अब व्यूअर्स आपको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम ना आप पर एतमाद कर रही है तहरीक इंसाफ पर, लेकिन क्या हो रहा है, बीच में कुछ ऐसी भेड़ें हैं जो गलत फैसले करवा रही हैं। वो वोटर्स जिन्होंने बल्ले के निशान छीनने के बावजूद बैलेट पेपर्स ढूंढ ढूंढ कर निशान जो है उन पर मोहर लगाई, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करवाया। उन वोटर्स का मैंडेट पार्टी की तरफ से गलत सियासी जमात में शमूलियत के फैसले की वजह से अधूरा रह गया। PTI की अददी अक्सरियत जिसमें 77 नशिस्तों का इजाफा हो सकता था वो कम होकर रह गई और मैं यहाँ पर बैठकर इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। जो गलती हुई है इसका ज़रूर हिसाब लिया जाए। अब ये सिलसिला जो है ना वकला का, यानी वकीलों के आने से कम एक फ़ैसला तो ठीक हो सकता था ना अदालतों के महाज पर, वो भी फैसले ठीक नहीं हो रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने वाले अली ज़फ़र गुज़श्ता रोज़ अदालत में दलाइल देने के लिए सिरे से पेश ही नहीं हुए, जिसकी उन्होंने आज अदालत में बाकायदा माजरत भी की। और व्यूअर्स अली ज़फ़र साहब टेलीविज़न पर बैठकर 3 नकाती फार्मूले की बात करते हैं। मेरा जो वकला की टीम से ना पहले दिन से ये इख्तलाफ रहा और इस पर मैं मुतादिद दफ़ा अपनी आवाज़ जो है उठा चुका हूँ कि यार आपने केसेस को देखना है और केसेस के हवाले से अदालती महाज के ऊपर जंग लड़नी है। चलें सियासी फैसले आप ना करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वकला के जितने भी इस वक्त धड़े आपको नज़र आ रहे हैं, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है और इसका नुकसान हमने इमरान खान के मुकदमात में भी देखा। अब पार्टी को नुकसान हुआ, उससे पहले इमरान खान के मुकदमात को नुकसान हुआ, तो अब ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? इस पर इमरान खान को कोई फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि व्यूअर्स ये नहीं हो सकता कि वकला जिनका सिर्फ एक काम था कि अदालती फ्रंट पर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी दिलवानी है, वहाँ से भी इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। प्लानिंग कर लेते लेकिन नहीं की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लेकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत और दीगर अहम कानूनी और सियासी फ्रंट्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला नाकाम नजर आए हैं। वकला की आपस की धड़ेबंदी और इख्तलाफात से PTI जो नुकसान इस वक्त उठा रही है और जेल में कैद इमरान खान को असल और सही कानूनी तस्वीर पेश नहीं की गई। वकला को फ्रंट सीट पर बिठाने का प्लान बज़ाहिर नाकाम हुआ क्योंकि वो कानूनी फैसले जिनको दुरुस्त होना चाहिए था वो भी नहीं हो सके और जो काम वकीलों को दुरुस्त अंदाज में करना था उनसे वो भी खैर ठीक से नहीं हुआ। ये ओवरऑल जो है एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। व्यूअर्स मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि मखसूस नशिस्तों का मामला क्या अब ख़त्म हो गया? इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रख देते हैं। चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपील में अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई बड़ा रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने गलत कानूनी फैसले की वजह से इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट को मुतमईन नहीं कर पाई। पीटीआई के लिए एक अब ये जो केस है ये पूरी तरह जो है बंद हो चुका है। मैं आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं कि मखसूस नशिस्तें ना मिलने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नुकसान है वो किस हद तक हुआ और किस नौयत का नुकसान हुआ है। 2 अप्रैल को सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें चारों सूबाई असम्बलियां और कौमी असम्बली के अरकान इस्लामाबाद की नशिस्त पर वोट डालेंगे। ठीक हो गया जी। 77 मखसूस नशिस्तें खोने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ऐवानों में जो अक्सरियत है वो कम हो गई है और वो वोटों पर भी इसका एक असर पड़ेगा। अगर अददी अक्सरियत ज़्यादा होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोटों के तनासुब से सेनेट में ज़्यादा नशिस्तें मिल सकती थी, लेकिन अब ये सिलसिला भी रुक चुका है। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो तनकीद है ना, ये इस्लाह के लिए है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये सोचना पड़ेगा कि वकला को आपने कौन सा टास्क देना है। इमरान खान के मुकदमात की हद तक उनका, और ऐसे वक्त में जब लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे, वकला ने आकर पार्टी को जो है वो सहारा दिया, लेकिन ये सहारा जो है ऐसा लगता है कि ये कुछ धड़ों ने पूरी पार्टी को जो है वो हाईजैक किया हुआ है और जो फैसले एक प्लेटफॉर्म से होने चाहिए वो फैसले हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको व्यूअर्स याद होगा कि जब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इल्हाक की बात हुई और मुआहिदा हो गया ना, तो कुछ वकील जिनको मैं खुद पर्सनली जानता भी हूँ, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो देखें ना, एक मजहबी जमात है और इसका एक ख़ास सेक्स से ताल्लुक़ है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी वहाँ पर क्या है, तो खुदा के लिए ऐसा मत करें। मुझे ये लगता है और जिन लोगों से मेरी बात हुई है कि आज भी काली भेड़ें इमरान खान की इस जमात के अंदर मौजूद हैं, जिनके गलत फैसलों से इस जमात को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जमात को तो नुकसान हुआ, इमरान खान को नुकसान हुआ, लेकिन उस मैंडेट को नुकसान हुआ जो पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया। और व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दें कि जूनियर शरीफ्स अब पाकिस्तान आ चुके हैं। माजी में एक स्टेटमेंट इन्होंने जारी किया कि हमारा पाकिस्तान के कवानीन से कोई ताल्लुक नहीं, हम बरतानवी शहरी हैं और हमारे ऊपर पाकिस्तान के कवानीन लागू नहीं होते। एहतसाब अदालत में इनके जो वारंट थे दायमी जो जारी किए गए, अब ये ख़त्म हो चुके हैं, मुअत्तल कर दिए गए और अब इसके बाद हसन और हुसैन जो हैं वो पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ाओं में, लैंड ऑफ प्योर में यकीनन इक़्तिदार के और वजारतों पे जहाँ पे उनके ख़ानदान के लोग बैठे हुए हैं भरपूर तरीके से मज़ा लेंगे। व्यूअर्स, कुछ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई और लोगों ने उनसे ये सवाल किया कि आप तो ये कहते थे, तो हुसैन नवाज़ ने क्या कहा? वो कहते हैं कि जी मेरा और हसन नवाज़ का किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो सब आपके सामने है। अच्छा जी ठीक है। अब ये रिलीफ पूरे शरीफ टब्बर को जी मिल चुका है। हाउस ऑफ शरीफ इस वक्त हाउस ऑफ रिलीफ इसे कहना चाहिए, क्योंकि ये हाउस ऑफ शरीफ नहीं रहा बल्कि हाउस ऑफ रिलीफ बन चुका है, क्योंकि हसन हुसैन भी अब फैमिली के हमरा पाकिस्तान आ चुके हैं। व्यूअर्स, ये पीटीआई दौर में जब नैब रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज़ को एहतसाब अदालत में तलब किया गया था, तो उस वक्त उनके वकला की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोनों बरतानवी शहरी हैं, इसलिए इन पर पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक़ नहीं होता और इन अदालतों में पेश होने के वो पाबंद नहीं हैं। लेकिन अब उन्होंने एक यू टर्न लेते हुए पूरी की पूरी जो गेम है, क्योंकि इनके अपने हक़ में है, लिहाजा इससे अब ये पीछे हट चुके हैं, क्योंकि चचा जो है वज़ीर आज़म हैं, बहन जो है वज़ीर आला हैं, वालिद साहब जो हैं वो अहम फ़ैसलों में अपना किरदार अदा करेंगे। तो ऐसे हालात में ये स्टेटस जो है वो आपको बरतानिया में लंदन की सड़कों पर तो नहीं मिलेगा। लंदन में लोग आपको रोक कर आपसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में प्रोटोकॉल होगा भाई। यहाँ पर कौन पूछ कर आपसे सवाल करेगा? लंदन यहाँ पर आप लाइन में लग कर कॉफ़ी पीते हैं और लाइन में लग कर तमाम काम करते हैं। यहाँ पर जहाँ आप खड़े होंगे वहीं से जो है वो लाइन का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ करवाया जाएगा, लाइन वहाँ से शुरू करवाई जाएगी जहाँ पर आप खड़े होंगे। तो ये पाकिस्तान है सर, यहाँ पर आज इनका राज है, इसीलिए इन्होंने ये ज़रूरी समझा कि क्यों ना पाकिस्तान जाकर, यानी उस शिकारगाह में जहाँ पे पाकिस्तान की आवाम बिजली के बिल, रोज़ाना रोटी अपनी पूरी करने के लिए तरह तरह के जतन कर रही है, अब इस शिकारगाह में ये पूरे का पूरा ख़ानदान आ चुका है, जहाँ पर ये बैठकर पाकिस्तान की आवाम
اور پاکستان کے خزانوں کا جو ہے وہ شکار کریں گے۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دے دیں کہ عدالت نے جیلر صاحب کو ایک وارننگ جاری کر دی ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب جیلر اڈیالہ جیل کو بلایا گیا، اور متعدد درخواستیں اس وقت پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پر یہ سوال رکھا گیا ہے عدالت کے سامنے کہ ہمیں عمران خان سے ملنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ میں آپ کے سامنے جو ریمارکس ہیں وہ میں رکھ دیتا ہوں، جس سے عدالت کے موڈ کا پتہ بھی چل جائے گا، اور اب یہ دروازے جیل کے عمران خان کے لیے کھل گئے ہیں، اور اب شیر افضل مروت صاحب کو ایک فوکل پرسن عدالت کی طرف سے ڈکلیئر کیا گیا، جو بیٹھ کر جیلر کے ساتھ ایک میکنزم جو ہے وہ تیار کریں گے۔ جیلر صاحب ایک معصوم بننے کی کوشش کر رہے تھے عدالت کے اندر، اور وہ بار بار محکمہ داخلہ پنجاب کا ذکر کرتے۔ آپ کو ویورز یاد ہے، اور اگر نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے یہ دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ اضافی چارج جو ہے وہ مریم نواز کے پاس ہے، اور مریم عمران خان کو کبھی بھی کسی قسم کا ریلیف کبھی بھی نہیں دیں گی، اور یہ حکم وہاں سے آیا، اور جیلر نے بار بار کہا کہ جناب میڈم سی ایم پنجاب داخلہ محکمہ داخلہ جو ہے یہ وہاں سے حکم آیا۔ اس پر جسٹس جو ارباب طاہر صاحب ہیں انہوں نے وارننگ جاری کی۔ اچھا، اب اس میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا موقف بھی رکھنا ضروری ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی کہ آرڈر یہ ہوا تھا کہ وکلا کے علاوہ 6 افراد کو ملنے کی اجازت ہوگی، میرے پاس 7000 قیدی ہیں، عدالت نے یومیہ 6 افراد کو ملنے کی اجازت دی، جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس پر جسٹس ارباب نے وارننگ دیتے ہوئے یہ جو اسد وڑائچ صاحب ہیں اڈیالہ جیل کے جیلر ہیں، سپرنٹینڈنٹ ہیں، انہیں کیا کہا کہ آپ روز کسی نئے اعتراض کے ساتھ عدالت میں سامنے آ جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے ہمارے سامنے گزارشات رکھی، اس وقت آپ بولے نہیں، آج یہ تمام آپ روزانہ جب بھی آپ کو بلایا جاتا ہے آپ کی شکایت جو ہے وہ ایک نئی قسم کی ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ اپنا کام ٹھیک سے کریں، نہیں تو توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ ہم آپ کے خلاف شروع کریں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسی عدالت میں آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی یعنی درخواستیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جی حکم کیا دیا، عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا میکنزم طے کیا جائے، دونوں فریقین بیٹھ کر ایک میکنزم بنائیں اور آج ہی عدالت کو آگاہ کریں۔ اب انہوں نے جسٹس ارباب یہ جو محمد طاہر صاحب ہیں انہوں نے کام یہ کیا کہ درخواست اپنے پاس رکھ لی ہے، اور اس لیے رکھی کہ دیکھا جائے کہ میکنزم جو ہے بنایا گیا تھا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کو فوکل پرسن بنا دیا گیا، اور اگر جیلر صاحب کی طرف سے کوئی دوبارہ انہونی کی جاتی ہے، کسی اور کا حکم مانتے ہیں، تو پھر یقیناً اس کے اوپر عدالت کوئی مناسب سا حکم جو ہے جاری کر سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جیلر صاحب کے خلاف بھی توہین عدالت کی درخواست جو ہے اس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز اسی عدالت سے جو ہے وہ ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ توہین عدالت کی درخواستیں اسی عدالت کے اندر زیر سماعت ہیں، جس کا ذکر جو ہے وہ جج صاحب کی طرف سے کیا گیا۔ اور ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ آڈیو لیکس کا یہ معاملہ ہے جس میں ٹیلی کام آپریٹرز کی طرف سے انتہائی اہم انکشافات کیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی اور ثاقب نثار کے بیٹے کی ایک آڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پرنسپلی سٹینڈ جو ہے وہ لے لیا ہے۔ عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ عام شہریوں کی جو فون ٹیپنگ کی جاتی ہے وہ کس قاعدے اور قانون کے مطابق کی جاتی ہے، یہ فیسلٹی موجود ہے، کس کے پاس موجود ہے، اور کس قانون کے تحت اس فیسلٹی کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں کون کون سی ایسی اتھارٹیز ہیں جو اس فیسلٹی کو استعمال کرنے کی مجاز ہیں۔ اچھا، اب یہ ٹیلی کام آپریٹرز کے انکشافات کیا ہیں جی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دلائل یہ دیے گئے، اور آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی کیونکہ پرائیویسی جو پاکستان میں ہر بندے کا مسئلہ بن گیا، فون ہیک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ذرائع استعمال کر کے خان صاحب کے تو ڈیوائسز نکلی تھی بنی گالہ سے، اگر آپ کو یاد ہو، اور پھر وہ ملازم جس نے وہ ڈیوائس وہاں پر پلانٹ کی تھی آپ نے اسے معاف کر دیا تھا، اور خان صاحب کا یہ بڑا پن تھا۔ تو یہ کام پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ہوا، وزیر اعظم یعنی شہباز شریف کی آڈیو بھی ریکارڈ کی گئی، عمران خان کی متعدد آڈیوز ریکارڈ کی گئی، لیکن اگر کسی کی آڈیو ریکارڈ نہیں کی گئی یا نہیں ہو سکی تو وہ لوگ تھے جنہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ویورز، دلائل یہ دیے گئے کہ ریکارڈنگ سسٹم لگا ہوا ہے جس کے تحت ریکارڈ کسی بھی گفتگو کو ٹیلی فون کو کیا جا سکتا ہے، اور ان کے پاس ہے وفاقی حکومت کا اختیار ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا یہ اختیار ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے کابینہ کا یہ اختیار ہے۔ حکومت اور ایجنسیز کو سسٹم تک رسائی حاصل ہے، وہ سسٹم ان کے دائرہ اختیار میں ہے۔ ہم سسٹم تک پی ٹی اے کو رسائی دے دیتے ہیں، وہ جس ایجنسی کو چاہتی ہے رسائی دے دیتی ہے۔ پی ٹی اے اس حوالے سے
बेहतर जवाब दे सकता है। वकील ने कहा कि हमें नहीं मालूम कि रिकॉर्ड कौन सी एजेंसी करती है, हमें तो जहां पीटीए कहता है वहां पर हम एक सिस्टम जो है वो लगा देते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल जी इंपॉर्टेंट हैं और वो ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने इस केस में मुतल्लिका कॉल्स टैपिंग की इजाज़त नहीं दी। इस पर जस्टिस बाबर का ना जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे जस्टिस बाबर सत्तार साहब से एक तो ऑफिशियली जो है वो माजरत भी चाहता हूँ। मेरा इनके बारे में हमेशा से ये इंप्रेशन रहा रिपोर्ट कार्ड के ज़माने से कि ये नून लीग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन 2-3 इनके फैसले ऐसे आए जिससे ये पता चला कि ये सिर्फ नून लीग नहीं बल्कि आम आदमी को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये आम आदमी की आज़ादी का मामला है जिसे इस वक्त ये प्रिंसिपली एक स्टैंड लेकर जो है उसका दिफा कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने क्या कहा कि अगर कोई सिस्टम मौजूद है तो अदालत के सामने रखें। वफाकी हुकूमत ने तो ये भी लिखा है कि वो इन छोटे मामलात में मुदाखलत ही नहीं करते। अगर किसी ने गलत रिपोर्ट जमा कराई है तो इसके नताइज उसको भुगतना पड़ेंगे, यानी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और बाबर सत्तार को भाईजान आप कोई नहीं रोक सकता। ये सब किस कानून के तहत हो रहा है? 8 माह से मैं पूछ रहा हूं कि मुझे वो कानून बता दें जिसके तहत आप आम आदमी की रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर किसी खास आदमी की रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स ये इनफरादी आज़ादी का मामला है जिसे सबोताज किया गया और अब इसका जवाब जो है वो मांगा गया। फिर उन्होंने ये भी कहा, चेयरमैन पीटीए का जवाब जी इसमें आया कि 90% मोबाइल में वायरस होता है, कैमरा भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसराइल की कंपनी ने पेगासस सॉफ्टवेयर गालबन है जी, वो जो घोड़ा है, सॉफ्टवेयर बनाया जो मोबाइल को मुतासिर करता है। ये मुश्किल काम नहीं, 1 मिनट लगता है और मोबाइल हैक किया जा सकता है। आप फ़ोन मेरे पास छोड़कर वॉशरूम जाएं तो इतनी देर में अपने मोबाइल कॉन्टैक्ट करके मुकम्मल रसाई जो है मैं हासिल इसमें की जा सकती है। अच्छा जी, एक तो मैंने आपके सामने खान साहब के ज़मान पाक में रिकॉर्डिंग्स भी हुई जी, और इसके साथ साथ वहाँ पर एक शीशे का कमरा, इसका भी जिक्र आया। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। देखें, जब तक किसी भी फ़र्द को या किसी भी एजेंसी को या किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे को आप कानून के मातहत नहीं करेंगे, ये सब कुछ होगा। आज आप देख लें जो कुछ पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाब में हो रहा है, यानी इंस्टीट्यूशन के लेवल पर धांधली हुई। ऐसा होना कि जनाब किसी आरओ ने, किसी प्रिजाइडिंग अफसर ने किसी से पैसे लेकर कुछ डब्बे बदल दिए तो समझ में आती है कि चलें उसका जो ईमान है वो डगमगा गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान क्या कर रहा है कि उसकी गलतियों से और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान छीन लिया, उससे जमहूरियत को कितना नुकसान हुआ कि आज हमारे पास ना जो बचा कुचा एक छानबुरा इस वक्त सियासत के अंदर मौजूद है ना, वो पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। और वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो कहाँ से आए आपको मालूम है। तो ये पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के फैसले कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम करेगी, और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम कैसे कर सकती है? वोट देकर। उन्होंने वोट दिया, आपने उनके मैंडेट को चोरी किया और अब चोरी शुदा मैंडेट से कुछ लोगों को आपने आकर लाकर बैठा दिया। पाकिस्तान अगर ऐसे ही चलाना है ना आपने, तो फिर ये फैसला कर लें कि मरकज़ में हुकूमत किसकी होगी, सूबे किसके पास होंगे। ये जमहूरियत का ढिंढोरा पीटना खुदा के लिए बंद करें। व्यूअर्स, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।